अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं हूं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इंडिया से बहुत ही अच्छे गेस्ट जिनको शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता, आलोक जी मौजूद हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को लिंक नीचे भी मिल जाएगा। और ये हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया इतना इम्पोर्टेंट अपना। नमस्कार महविश, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर। प्लेयर इज ऑल माइन। सर शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। पाकिस्तान में टेरर जो है वो तो बरसों से चलता आ रहा है, हर इंसान इससे वाकिफ भी है, मगर वो चीज़ ओन करने को पाकिस्तान आज तक तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या वजह है, मतलब बीइंग एन इंडियन आपको क्या लगता है क्यों ओन नहीं करता पाकिस्तान, ये ऐसा है ही नहीं? देखिए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो दिखाया जाता है वो है नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान को अगर बाहर में अगर टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है तो इसके पीछे की वजह है, बिना किसी वजह के कोई काम नहीं होता। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, आपने उसको छुपा कर रखा होता है। आपके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड 139 टेररिस्ट हैं। अभी सबसे ताजा जो टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेट हुआ है वो अब्दुल रहमान मक्की है। हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कहने के लिए भले ही उनको जेल की गई है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ताजा एग्जांपल देता हूं। अभी शायद पिछले हफ्ते सैयद सलाउद्दीन जो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वो खुलेआम सड़क पे आया और उसने इंडिया के खिलाफ बयान दिया कि हम तो इंडिया को बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखिए, अब जमाना जो है वो बहुत तेज हो गया है। अब चीजें पुराने जमाने ऐसे नहीं रही कि आप सड़क पर आते हो, कहीं से आपकी कोई बात लीक नहीं होगी। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है और सबके हाथ में चुपके से रिकॉर्डिंग की चीज बाहर निकल गई। अब क्या होता है कि वहां पर तो चीज हो गई, लेकिन इसके असर बड़े दूर तक होते हैं और इसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उसने कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि मुझे याद है कि इमरान खान ने बात मानी थी कि उन्होंने शायद उनका बयान था, आई थिंक 2-3 साल पहले का, वो होगा किसी न किसी न्यूज़पेपर में आपके यहाँ, कि अलकायदा को ट्रेनिंग देनी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल थी। तो ये उन्होंने एक बार स्वीकार किया था। तो दुनिया जानती है कि टेरर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई है, उसके पीछे कई सारे जो गुट हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनको पाकिस्तान की बैकिंग है। वो पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, वो पीओके में मौजूद हैं, वहां से वो टारगेट अटैक करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब यह है कि आप डिनाई करें या स्वीकार करें, लेकिन दुनिया को पता है कि असलियत क्या है, और इसीलिए सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके रिलेशन हर कंट्री से करीब करीब खराब हो चुके हैं। इनफैक्ट चाइना से भी बहुत अच्छे रिलेशन आपके नहीं हैं, ईरान से आपके नहीं है, अफगानिस्तान में हम सबको पता है, आपको भी पता है, आप तो पाकिस्तान के रहने वाली हैं। टीटीपी की तरफ से क्या किया जा रहा है ये भी हमसे किसी से छुपा नहीं है। अब ये कह देना कि जी इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि टीटीपी को बनाने वाले भी पाकिस्तानी थे, और ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर और कई लोगों ने कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। ओके आलोक जी, इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में ये चीज़ जो है डायग्नोज कह लो कर दी गई है कि यहाँ पे टेरर था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा इस चीज़ का मुजाहरा करते हुए कि जी हमने तो कुछ नहीं किया है, ये सारा टेरर हिंदुस्तान का फैलाया हुआ है, वो सारा मलबा चला गया हिंदुस्तान पे। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान ही क्यों इसकी जद में हमेशा आता है, हमेशा हिंदुस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कोई तो वजह होगी, वरना हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, सॉरी मतलब बांग्लादेश के साथ बाद में हमारी जो है जंग हुई, उनके साथ ये इख्तलाफ क्यों नहीं होता? अफगानिस्तान के साथ हमने इतना टाइम इश्यूज रखे, उनके साथ ही क्यों नहीं होता? और भी तो किसी के साथ हो सकता है, वाई ऑलवेज इंडिया? देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है महविश। आप किसी भी पाकिस्तान में बच्चे से उठ के अगर पूछेंगे कि आप इंडिया को एज ए क्या देखते हो, उसका जवाब होगा कि दुश्मन। और ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां की किताबों में पढ़ाया गया, अभी भी वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये बातें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं कि इकलौता दुश्मन अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है इंडिया। अब देखिए, इंडिया दुश्मन है तो इसका असर कहां कहां होता है? इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाता है, इसका आर्मी माइलेज उठाती है, क्योंकि जो उसको इतना लंबा चौड़ा बजट मिलता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। अभी किसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो भी सरकारें हैं वो उनकी जो जितनी जीडीपी है जो वो खर्च करती हैं बेसिकली,
उनका कितना परसेंट वो सेना पर खर्च करती हैं। तो उसमें आप अंदाजा लगाइए कि आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी कंट्री हमारी है, आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी फौज हमारे पास है। हम जो टोटल सरकार का खर्च है उसका 8% यूज करते हैं सेना के ऊपर, और आपके यहाँ ये चीज 18% है। आप ये फर्क समझ रही हैं? छोटा देश, छोटी जो सीमाएं हैं, आपके बॉर्डर है वो छोटे हैं हमारे से, हमारे तो बहुत बड़े हैं, उसके बावजूद भी आप हमसे ज्यादा पैसे खर्च करते हो अपनी आर्मी पर। तो उसको क्या कहते हैं, आर्मी उसको अगर बताएगी कि जी हम इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई वजह होगी ना। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से दुश्मनी। ये हवा बना के रखो कि इंडिया की तरफ से कभी भी हमला कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक डर बना रहेगा। डर का फायदा पॉलिटिकल भी मिलता है, क्योंकि लोग उस पर एकजुट हो जाते हैं। जैसे ही बात आती है पाकिस्तान की या इंडिया की, तो लोग एकजुट हो जाएंगे, फिर वोट उनके पक्ष में पड़ेगा। तो पॉलिटिकल माइलेज और जो आर्म फोर्सेज हैं आपकी, उनकी माइलेज के लिए तो ये बहुत बड़ा और सिंपल सा रीजन है कि भाई इंडिया क्यों जरूरी है आपके लिए एज ए दुश्मन पोर्ट्रे करना। क्योंकि सारा खेल इसी का है, सारा खेल फंड्स का है, सारा खेल पावर का है, सब कुछ कंट्रोल करने का है। और वो कंट्रोल तभी होगा जब आप भारत का डर हमेशा दिखाते रहेंगे। तो इसीलिए इंडिया सबसे पहले आता है। सर लेकिन ये हेट जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही जाता है क्या? क्योंकि अगर हम देखें हिंदुस्तान की तरफ, तो वहाँ पे भी तो हेट का कहीं ना कहीं रेशो होगा, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस स्प्रेड करते हैं अपनी आवाम के अंदर वोट्स इकट्ठे करने के लिए, या फिर वहाँ फंड्स के लिए, या किसी भी पर्पज के लिए। देखिए, वहां के हेट में और यहाँ के हेट में फर्क है। पाकिस्तान के हेट में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि हमें हिंदुओं से हेट करनी है, हमें पाकिस्तान इंडिया से हेट करनी है। हमारे यहाँ किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज यहाँ भी लिए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज कब लिया जाता है? जब पाकिस्तान के, अब अच्छा एक बात बताइए, अगर मुंबई पे पाकिस्तान से आके आतंकवादी अटैक करते हैं, 150 से ज्यादा लोगों की जान लेते हैं, और उस पर आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ता है कि यस हमारे लोग शामिल थे वहां पे, हमारे लोग गए थे। अब बताइए कि अगर यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, क्या वो इसका जवाब नहीं देगी? जनता पूछती है। जब टेररिज्म की बात आएगी, तो मुंबई अटैक की भी बात आएगी, तब उरी अटैक की भी बात आएगी, तब पुलवामा अटैक की भी बात आएगी। तो हमारा जो हेट है वो ऐसे हम नहीं कहते कि जी पाकिस्तान से हमें नफरत है। कोई नफरत नहीं है हमें पाकिस्तान से। हमें नफरत और हमें जो हेट है ना, वहां की आर्मी से, हमें वहां के लोगों से नहीं। क्योंकि अगर आप, मैं, मेरे पास तो सैकड़ों ऐसे सबूत मौजूद हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ हैं या जो बड़े बड़े आपके जनरल रहे हैं, जो उनकी लिखी किताबें हैं, उसमें हर बार ये बात कही गई है कि हर बार पाकिस्तान ने अटैक किया, हर बार अटैक की पहल पाकिस्तान ने की। तो हमारे लिए तो एक हेट का की वजह बनती है कि जी चूंकि पाकिस्तान से हर बार हमारे पर अटैक किया गया, तो एक नफरत बन सकती है। वो भी कब? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप से हम नफरत करें, ये कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बुनियादी जो हेट आप कह रही है ना, वो बुनियादी फर्क इसका है कि आपके यहाँ ये चीज दिमाग में डाली जाती है, हमारे यहाँ दिमाग में डाली नहीं जाती। हमारे यहाँ वो फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब मतलब एक क्या कहें, जो मैच्योरिटी लेवल जो है उनका एक लेवल पे पहुंच जाता है, तब ये चीजें चर्चा में होती है। नॉर्मली हम लोग कभी बात नहीं करते कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, हम लोग नहीं बात करते। कोई घटना होती है, कुछ होती है, तभी हमारे सर्कल में भी चर्चा होती है। नॉर्मली हम लोग नहीं बात करते पाकिस्तान की। अच्छा सर, हमेशा से आपने भी बात की हिस्ट्री की, टेक्स्ट बुक्स की, तो यूएन, पाकिस्तान बड़ा रिलाय करता है हर चीज़ में यूएन पे। यूएन की हिस्ट्री, यूएन रेजोल्यूशन, यूएन कह रहा है, वो कहेगा, हम सुनेंगे, हम मानेंगे, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। मगर मुझे बताएं, जहाँ बात आती है हिस्ट्री की, वहाँ यूएन की हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर हम यूएन की हिस्ट्री उठा के देखें, आज भी जो इक्की दुखी पढ़ी लिखी आवाम होगी, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी हिस्ट्री एंड यूएन हिस्ट्री। वहां पे वो रिलाय क्यों खत्म हो जाता है? रिलाय इसलिए खत्म हो जाता है महेश, क्योंकि अगर सच्चाई सबको बता दी जाएगी, तो फिर तो आपने जो एक भ्रम जाल फैला के रखा है अपनी आवाम को ये कहने के लिए कि जी हम ही सुपीरियर हैं और हमने ऐसा ऐसा किया, जबकि वाकई ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है कि 1971 की वॉर के बाद एक कमीशन बनाया गया आपके यहाँ, जस्टिस हमदुर रहमान कमीशन, बहुत फेमस नाम है आपके यहाँ के जस्टिस से। तो उनकी जो रिपोर्ट जब उन्होंने अपनी सबमिट की, तो मैं भी शायद आपको पता होगा कि वो रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी गई। उसकी कुल 12 कॉपीज थी। उसकी 12 कंट्री के कॉपीज थी, अंदर। 11, हाँ, उसकी 12 कॉपीज थी, 11 जला दी गई। एक कॉपी रही जो सेना ने ये कहकर सरकार को सौंपी कि ये कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद टुकड़ों में चीजें कभी कभी बाहर आनी शुरू हुई। अभी भी जो हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, उसके पन्ने गायब हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से
जो भारत पर आरोप लगाया जाता है कि जी बांग्लादेश इन्होंने अलग किया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज थी। तो वो वहां आपके यहाँ के कई सारे एंकर्स हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ा शर्मनाक है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो एज ए पाकिस्तानी होने पर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो बड़ी शर्म आएगी कि हमारी फौज ने ऐसा किया। तो आप सोचिए कि ये जो छवि है आपकी फौज की, वो छवि खराब हो जाएगी अगर असली चीज आएगी तो। आप ये बताइए, आप किसी एक वॉर में आप बताइए जिसमें लिखा हो कि पाकिस्तान हारा, आपके यहाँ की किताबों में नहीं लिखी है। तो सर इससे हमारी क्या हमारी होगा कि किताब तो हमारी किताबों में ये भी लिखा सॉरी, कि हमला हमला जो है ना हमने किया था, हमला हिंदुस्तान ने किया था, लाशों की ट्रेन हिंदुस्तान ने भेजी थी, कत्ल गारत आप लोगों ने की थी, मुसलमान काट काट के आप लोगों ने फेंके थे, हमने जुल्म और जबर हमारे इंसिस्टर्स ने बर्दाश्त किया था और अब हमें उसका बदला लेना है। तो यही जो आपने यूएन वाली बात कही ना, कि आपके यहाँ की हिस्ट्री में तो लिखा है, लेकिन जो असली हिस्ट्री है वो यूएन में लिखी है, और वहां पे जो लिखा गया है वो बिल्कुल इसके 180 डिग्री उलट है। वहां पे वही लिखा गया है जो उस समय दुनिया भर ने रिपोर्ट की, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट की वो चीज लिखी कि क्या हुआ था, और इसमें पाकिस्तान की गलतियां साफ झलकती हैं। देखिए, अगर आप अपनी फॉल्ट लाइंस को नहीं पहचानेंगे, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो पता है क्या सबसे बड़ी बाधा वो बनती है आपकी डेवलपमेंट में। वो सोच अगर आपने भर दी अपने जो जनरेशन हैं आपकी, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नफरत। अच्छा बताइए, मैं अगर बचपन से मुझे सिखाया जाए कि ये नफरत इससे करो, इससे करो, इससे करो, मेरा दिमाग बाद में जाके पॉजिटिव काम नहीं कर पाएगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा जिस पर मुझे खुद को फख्र महसूस हो कि यार मैंने कितना अच्छा काम किया, ये क्योंकि नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव काम नहीं निकलते हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उसने अपनी जनरेशन को नेगेटिविटी में फंसा दिया। आज उसका नतीजा ये है कि आपके यहाँ एक भी सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, ना मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर पाई, ना सर्विस सेक्टर ग्रो कर पाया, जबकि आपके पास पोटेंशियल है। आप अगर थोड़ी सी लीग से हट जाते, वो रास्ता बदल देते, तो शायद आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती कि आपको आईएमएफ के सामने $1-1 बिलियन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आप समझ रही है कितनी, पता नहीं आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने लिखा कि जी बड़ी खुशी की बात है कि हमें चाइना से $700 बिलियन मिल गए। आप बताइए कि कर्ज मिलने की कोई खुशी मनाता है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये मनाया। हालांकि मैंने देखा कई पाकिस्तानियों के उस पर कमेंट्स थे, वो इशाक डार साहब को इसके लिए कोस रहे थे कि अरे साहब आप क्या कह रहे हो यार, कर्ज ले रहे हो और आप कह रहे हो कि जी बड़ी अच्छी खबर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है ना, इसको बदलने की, जो माइंडसेट है, इसको बदलने की बहुत जरूरत है आपके यहाँ। और इसीलिए अगर असली चीज पढ़ा दी गई, यूएन की चीज पढ़ा दी गई, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा आपके यहाँ, और वो आलोक जी, पॉलिटिशियन बदलने नहीं देना चाहते। आलोक जी अभी मैं टेरर की बात की, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कल हमारे यहाँ लाहौर में अपने को भी मिली है, यहाँ केनाल रोड पे, और शायद आपने देखी होगी वो वीडियो। जंग का माहौल बना हुआ था और पीटीआई के और इधर से नवाज शरीफ पार्टीज आपस में टकरा के बहुत कत्लो गारत हुई, बहुत से लोग जो है उसमें मारे भी गए। खैर ये तो कंट्री के फिलहाल सिनेरियोज चल रहे हैं, बट बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान ने तजारत हमेशा पाकिस्तान के थ्रू की है, अफगानिस्तान को गंदम वगैरह जब अब भेजी तो वो ईरान के रास्ते भेजी। पाकिस्तान से हाथ उठा लेना क्या वजह थी? क्या इसकी वजह में कोई टेरर रोल आ रहा था, या इसकी वजह पाकिस्तान से बिल्कुल किनारा कर जाना था? नहीं, इसमें कोई वजह नहीं। देखिए, हमारे लिए भी आसान है कि अगर पाकिस्तान रास्ता दे दे तो हमें अफगानिस्तान तक चीजों को पहुंचाना बहुत आसान है। लेकिन आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जब अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नीड थी वीट की, तब हमने शायद 50,000 मीट्रिक टन भेजा था हमने। तो हमने पाकिस्तानी रास्ते का इस्तेमाल करने का सोचा, पाकिस्तानी सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें रास्ता दीजिए। आपको पता है कि वो रास्ता देने में उन्होंने 1.5 से 2 महीने लगा दिए, जबकि हम उसके लिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई देश रास्ता देगा तो उसके लिए पेमेंट्स होती हैं, उसके लिए आपका भी फायदा है। लेकिन उन्होंने 1.5 से 2 महीने लगा दिए सिर्फ इस बात के लिए कि यार अगर अफगानिस्तान में इनका गेहूं पहुंच जाएगा तो फिर तो अफगानिस्तानियों के मन में जो है वो इंडिया के लिए अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जो वीट भेजी थी वो खराब निकली, और तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो तालिबान ने रिसीव किया है जो पाकिस्तान से वीट, वो बहुत खराब क्वालिटी का है, और उसी में उन्होंने ये तारीफ भी कर दी कि इंडिया ने बहुत अच्छा भेजा। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा, मतलब मैं कहूं कि ऐसी स्थिति है कि वो करना कुछ और चाहता है लेकिन करता कुछ और है, क्योंकि अपना नफा नुकसान देखने की आदत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पुरानी रही है। भाई जब अफगानिस्तान में सोवियत से, तो उन्हें अमेरिका का साथ देकर उनको लगा कि यार डॉलर्स आ जाएंगे, तो उन्होंने अमेरिका का साथ दिया।
अब जब लगा कि नहीं यार अब तो अमेरिका से मन भर गया तो चाइना के साथ हो गए, अब लग रहा है कि नहीं यार चाइना से भी थोड़ा हो रहा है तो इधर टर्की को पकड़ लिया, सऊदीया से दूर हो गए। तो ये सारा का सारा जो खेल है ना वो आर्मी कंट्रोल पैसे इन्हीं का है। अब देखिए इंडिया ने क्यों किया ऐसा, इंडिया ने इसलिए किया कि वो दोबारा ये सिचुएशन लाने नहीं देना चाहता था कि भाई हमारी चीज बॉर्डर पे खड़ी है और आप रास्ता नहीं दे रहे हो, आप देर कर रहे हो, तो क्या होगा कि वहां पे जो जिनको ये चाहिए उन तक अगर चीज 1.5 से 2 महीने लेट पहुंचेगी तो एक मैसेज खराब जाएगा कि हमने इंडिया से रिक्वेस्ट किया लेकिन सामान हमें बहुत देर से, मतलब रिस्पॉन्ड बहुत देर से किया, आने नहीं दे रहे। तालिबान को भी ये पता है जो वहां पर काबिज हैं अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान फौज है वो डूरन लाइन पे और उधर जो आपका चमन बॉर्डर है, बाकी जो बॉर्डर्स है वहां पे क्लैशेस बढ़ रहे हैं। क्लैशेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तालिबान भी आप पे भरोसा नहीं कर रहा है। आप भले लाख कहते हो कि जी अफगानिस्तान से हमारी हमदर्दी है, हमने अफगानियों को अपने यहाँ रखा है, वो भी इसलिए रखा है क्योंकि उसके लिए डॉलर्स मिलते हैं आपको एड के तौर पर अफगान रिफ्यूजीज के लिए, लेकिन तालिबान ये समझ गए हैं कि अफगानिस्तान का भला पाकिस्तान नहीं चाहता है और इंडिया के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई वो कहते हैं कि हम बिरादर मुल्क हैं और ऐसा है और वैसा है। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि नहीं, इस बार जो हमें रास्ता लेना है वो चाबार पोर्ट से लेना है और उसमें हमारा फायदा है क्योंकि चाबार पोर्ट पर हमारी इन्वेस्टमेंट है। हमने वहां पर इन्वेस्ट किया है $100 मिलियन से ऊपर का ज्यादा का इन्वेस्ट किया है और चाबार पोर्ट जो है वो जो रशिया और बाकी जो 12-13 कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी शामिल है, वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांजिट कॉरिडोर। तो एक रूट बना है जिससे मॉस्को से चला माल भी हमारे यहाँ बॉम्बे पहुंच जाता है। तो चाबार पोर्ट उसका एक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमने उसका यूज किया है और वहां पर हमें कोई पैसे नहीं देने होंगे, हम सीधे वहां पे अपने जाएंगे, वहां से हम अफगानिस्तान पहुंचा देंगे। तो ये हमारे लिए ज्यादा ईजी है, हालांकि ईजी पाकिस्तान से जाना है लेकिन वहां पे मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, तो उन मुश्किलों से दूर रहने के लिए हमने लंबा रास्ता अख्तियार किया लेकिन आसान रास्ता अख्तियार किया। एग्जैक्टली अच्छा सर, अगर बात करूं हिंदुस्तान की ट्रेजेडीज की जो कि अभी तक शायद दुनिया समझने की कोशिश कर रही है मगर समझ नहीं पा रही। इसराइल हो तो उससे दोस्ती अच्छी है, तुर्की इस्लामिक कंट्री है उससे ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान इस्लामिक मुल्क है उसके साथ अच्छे हैं, यूएई के साथ अच्छे हैं, यूएसए, हर मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान ने नहीं बना पाया कभी या नहीं बन पाई उसके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। क्या वजह है और किस तरह, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या वजह है इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की? इसके पीछे हिंदुस्तान के अपने मफादात हैं या पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए? नहीं देखिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, नीचा दिखाना हमारे कभी उसमें रहा नहीं, हमारे डीएनए में नहीं कि किसी को हम नीचा दिखाएं। इसकी दो मैं आपको चीजें समझाता हूं, एक है मुस्लिम कंट्रीज और दूसरी है नॉन मुस्लिम कंट्रीज। इंडिया ने हमेशा अपना लालच नहीं देखा कहीं पे कि अगर मैं अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरा लालच है, या मैं रशिया से दोस्ती बढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरा लालच है। आपको पता है कि यूक्रेन वॉर चल रही है और अमेरिका ने कितना सारा प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट मत करो। इंडिया नहीं झुका उस प्रेशर के आगे, इंडिया ने कहा कि बॉस हमारे लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज होगी वो हम करेंगे, और रशिया से ऑल टाइम हाई ऑयल इंपोर्ट चल रहा है हमारे यहाँ। ऐसा ही है। तो हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि रशिया से हमें लालच है, नहीं भाई, हमारी दोस्ती है रशिया से, यार रशिया को इंडिया से कोई लालच नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के काम में आते हैं, जब मुश्किल वक्त है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इसके उलट पाकिस्तान क्या करता है कि जब अच्छा वक्त होता है तो आपके साथ रहेगा, आपसे डॉलर कमाएगा, जैसे ही मुश्किल वक्त आएगा वो आपको छोड़ के निकल लेगा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो भरोसे वाली दिक्कत है, और सबसे ये बड़ी किसी से एग्जाम्पल छुपा हमारे नहीं है। सामने टर्की वाली है, अभी रिसेंटली जो हुआ बिल्कुल सारा। टर्की वाली है, आपने तो जो मदद भेजी वो टर्की की भेजी मदद को वापस कर दिया वहां पे, ये भी नहीं सोचा सर कि ये यार हमारे लेवल उतार लें। ये बहुत शर्मिंदगी का बायस था। और इस पे जो है ना, बिल्कुल जिस पाकिस्तानी से मैंने पब्लिक इंटरव्यूज किए 2-3, जिस पाकिस्तानी से मैंने ये सवाल किया, सब ऐसा नहीं है कि अवाम खुश थी, अवाम इस पे लिटरली बहुत अफसरदा थी। लोगों के दिलों में है अभी जमीर भी जिंदा, इंसानियत भी है, लोग इस पे अफसरदा थे, मगर क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं, ही है। बिल्कुल सही खैर बात है, बिल्कुल सही बात है। सर, देखिए जी जी, जी 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 जी, पूछिए। नहीं नहीं आप बोले, आप कुछ बोल रहे थे। मैं वही कह रहा था कि टर्की की बात हम करें तो टर्की, हमें पता है कि टर्की हमारे खिलाफ स्टांस लेता है कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएन में। हालांकि इस बार उसका टोन बहुत डाउन था लेकिन फिर भी उसने स्टांस लिया, उसके बाद भी हमने मदद की। अब सोचिए कि हमारा उसमें, हम जानते हैं कि सामने वाला हमें पसंद नहीं कर रहा है, सामने वाले की सरकार हमें पसंद नहीं कर रही है, लेकिन जब मुसीबत थी तो हमने मदद की। तो दुनिया ये देखती है कि भले ही दुश्मन है लेकिन तब भी वो मदद करने पहुंचा इंडिया। सबसे पहले जो रिस्पोंडेंट था वो इंडिया था, वहां पे उसने सामान भेजे, सब कुछ किया। वहां के जो टर्की के लोग हैं उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया हमारे लोगों का, हमारे देश का। तो
सबसे बड़ी बात है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन लोगों को वही रहना है। तो लोगों के वही। दिलों में जो हमने जगह बनाई, उसकी एक अलग ही बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज होती हैं, हमारा जो विजन होता है, वो किसी खास लालच के लिए नहीं होता। हमें जो जरूरत लगती है वो हम काम करते हैं। लेकिन सर यही सवाल अगर मैं किसी पाकिस्तानी से करूं तो उसका जवाब ये होगा कि भारत बहुत दिमाग से चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम बगैर दिमाग के किया उन्होंने, तो इसके पीछे जरूर कोई ब्रेन गेम होगी। नहीं, गेम कोई नहीं होती, हाँ दिमाग होता है। दिमाग चूंकि हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हम सबको पूरी दुनिया को ना वसुधैव कुटुंबकम, आपने देखा होगा ये लाइन जो टर्की के एम्बेसडर हैं यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने अपने हर ट्वीट में ये हैशटैग दिया वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसका मतलब होता है कि सारी दुनिया हमारा घर है, हम सबको एक मानते हैं। तो हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, वो बताती हैं कि भाई कोई भी हो, दुश्मन भी है, उसको मदद की जरूरत है, मदद करिए। इसमें कोई लालच नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई ब्रेन गेम नहीं है इसमें, कोई ब्रेन गेम नहीं अच्छा सर, दुनिया पूरी के साथ हिंदुस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाता चला जा रहा है, बहाली की तरफ है, मगर जहाँ बात आती है कश्मीर की, वहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान छिड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या यूएन कभी इस मसले को, हम यूएन को देखते हुए रिजॉल्व कर पाएंगे? देखिए महवेश, यूएन का आपने जिक्र किया है, तो आपके यहाँ करीब करीब सारे लोग, चाहे वो सरकार में हो, चाहे आम पब्लिक हो, वो सब कहती है कि जी यूएन के हिसाब से होना चाहिए, कश्मीर को बिल्कुल उसके हिसाब से चीजों को ठीक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किसी ने यूएन के उन रेजोल्यूशंस को पढ़ा नहीं जो कश्मीर पर यूएन ने दिया है। तो मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये बात बताता रहता हूँ कि भाई जाके कम से कम वो रेजोल्यूशंस को पढ़िए तो सही कि उसमें लिखा क्या है। आपको पता है कि कश्मीर का मसला हल होने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो पाकिस्तान खुद है। यूएन का रेजोल्यूशन कहता है कि आपको वहां से अपनी फौज हटानी पड़ेगी, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो, जिसे हम पीओजे कहते हैं, वहां से आपको अपनी फौज का एक एक बंदा हटाना पड़ेगा। पहली शर्त है यूएन की। और वो क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वो नॉन कश्मीरी हैं। तो वहां पे सिर्फ फौज ही नहीं, जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। यूएन की सेकंड जो शर्त है वो कहती है कि जब ये पहली शर्त पाकिस्तान मान लेगा, तब इंडिया के लिए शर्त ये है कि आप वहां से अपनी फौज कम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कम करेंगे, हटाएंगे नहीं। क्योंकि यूएन में लिखा है कि एज ए पाकिस्तान आपको इन्वेडर कहा गया है वहां पे, कि हमला आपकी तरफ से हुआ है, इंडिया ने डिफेंस में किया, वो भी महाराजा हरि सिंह से विलय कराने के बाद। उसके पहले तक नहीं गए वो, जब तक वो जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब इंडिया का हिस्सा बन गया, तब भारत ने अपनी फौज भेजी। तो ये एक जेन्युइन और लेजिटमेट जो कार्रवाई होती है वो की गई। तो जब तक आप ये हटाएंगे नहीं, उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा। तो जो सबसे पहली शर्त है वो पाकिस्तान मानता ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया है अगर किसी ने, तो वो पाकिस्तान ने अटकाया है। अगर आप यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हो तो प्लीज, मैं भी कहता हूं कि प्लीज आप उनको पढ़िए और उनके हिसाब से चलिए। आप करेंगे तो हम भी करेंगे। सर मैंने बहुत से कश्मीरियों से, हिंदुस्तान की तरफ जानब जो कश्मीरी हैं, उनसे इस बात पे इंटरव्यूज़ लिए, उनकी राय भी जानी। उनका ये कहना था कि वो वहाँ पे बहुत खुशी से रह रहे हैं, वो कभी नहीं जुड़ना चाहते पाकिस्तान के साथ, मगर पाकिस्तानी हमेशा से बजिद है उनको जोड़ने। क्या वजह? अच्छा देखिए, इसका एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूं मैं आपको। अभी कई सारे आपके पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं ना, पब्लिक रिएक्शन वाले, वो आजकल उसी आजाद कश्मीर में गए हुए हैं, जी जिसे हम कश्मीर होता है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड, हाँ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पे ज्यादातर लोगों से जब आप ये पूछते हो ना कि भाई आपको पाकिस्तान से मिलना है या क्या आजाद रहना है, तो उनका एक ही होता है कि खुद मुख्तार बनना है हमें। लेकिन आप अगर जम्मू कश्मीर हमारे वाले हिस्से पे आके पूछोगे तो वो ये बात कभी नहीं कहेंगे खुद मुख्तार रहेंगे। क्योंकि खुद मुख्तारी की जरूरत क्या है? उनको पता है कि ये कानूनन और दस्तावेजन इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह से बाकी की 550 रियासतें थीं जब इंडिया ने एक्सेशन ऑफ पेपर तैयार किया था, वही एक्सेशन ऑफ पेपर महाराजा हरि सिंह ने भी साइन किया, जो बाकी की रियासतों ने साइन किया हमारे में शामिल होने के लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। तो और ये सारा यूएन के पास रिकॉर्ड है, वो जानते हैं कि ये प्रोसेस वही फॉलो किया गया है। तो जो कानूनन अधिकार है हमारा, वो हमारा है, उस पर इंडिया का अधिकार है। अच्छा, अब इसमें कई लोग कहते हैं कि जी वहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी तो इधर जाना चाहिए था, उधर जाना चाहिए। देखिए ये सब फालतू की बातें हैं, कागज जिनके पास है। अब आप बताइए कि बलूचिस्तान पर तो पाकिस्तानी सेना ने हमला करके कब्जा किया ना, तो वो भी तो यही कहते हैं कि हमारे पास साइन किए हुए दस्तावेज हैं, वो भले ही जबरन साइन किए हुए हैं, लेकिन आज तुम कहते हो ना कि बलूचिस्तान हमारा पार्ट है। तो यहाँ पर तो कोई जबरन कब्जा नहीं हुआ, कोई हमने हमला करके कब्जा नहीं किया, वो हमारा हिस्सा था, हिस्सा हुआ, और वैसे ही जैसे बाकी रियासतें हुई वो हुआ। आप जम्मू कश्मीर में जब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में, आजाद कश्मीर में आपको पता है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है,
और उसके 3 कैंपस हैं। आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हमारे वाले हिस्से की, तो वहां पे आपको 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, आपको वहां पे आईआईटी मिलेगी, आपको वहां पे बड़े से बड़े अस्पताल मिलेगा। मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा अस्पताल है वहां पे, जो बड़े अस्पताल हैं। आपको वहां हमारा पे रेल का इंफ्रा यूनिवर्सिटी मिलेगा। इतना डेवलप नहीं है वैसे, आपने देखा होगा हाँ, वीडियोस। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि हमने डेवलपमेंट की है। मुझे याद है कि आपकी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी, मलिहा लोधी नाम था उनका। उन्होंने जाकर एक तस्वीर दिखाई, बड़ी फेमस हुई थी वो तस्वीर, शायद आपने भी देखी होगी, कि एक लड़की है, बच्ची है, और पैलेट गन से ना उसके सारे चेहरे पे दाग लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे छर्रे लगते हैं। कहा कि जी ये कश्मीर की लड़की है और इंडिया के जवानों ने ऐसा किया है। 1 घंटे के भीतर प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। सारी दुनिया, बीबीसी से लेकर सारी दुनिया ने उसको कवर किया। वो लड़की फिलिस्तीनी थी। तो अगर आप यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल इस तरह के प्रोपेगेंडा के लिए करेंगे, तो आप पर कौन भरोसा करेगा? जबकि हम यहां पे देखिए, हम G20 की मीटिंग करा रहे हैं। G20 वो कंट्रीज हैं जो इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं। वो आ रही हैं, वो देख रही हैं कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो तस्वीर दिखाई जाती है, उसके उलट जो ग्राउंड रियलिटी है जम्मू कश्मीर में हमारे, वो तो बिल्कुल अलग है। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए, यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है कि हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो यहां से उसका फायदा किसे होगा? कश्मीरियों को होगा। वहां पर सिनेमा हॉल खुला, वहां पर नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहां पे स्पोर्ट्स का आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में आजकल कश्मीर के बच्चे कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो सर कहने का मतलब यह है कि टॉपिक से तो हम बहुत आगे निकल गए। अभी आपका G20 का सवाल सुन के मेरे माइंड में आया, कहीं कश्मीर में G20 रखने का पर्पस यही तो नहीं है कि उन 20 ममालिक को दिखाया जाए कि ये है हमारा कश्मीर? बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, आप किसी झूठ का, किसी प्रोपेगेंडा का आप जब फैक्ट के साथ जवाब देते हो, जब आप ग्राउंड रियलिटी दिखाते हो सामने वाले को, तो उसको भरोसा होगा ना कि जो हमें दिखाया जा रहा था या दिखाया जाता आ रहा है, उससे उलट है ये चीज। क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं वहां पर कश्मीर के लोगों को देखेंगे, वो कश्मीर का इंफ्रा देखेंगे, कश्मीर में दी जा रही सुविधाएं देखेंगे, 5G स्टार्ट हो गया है वहां पे, वो देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को रोजगार मिलेगा, अब देखिए जब से हम 370 हटाया है, तब से पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई, एक भी घटना नहीं होती पत्थरबाजी की। क्योंकि उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद वहां पर रोजगार के अवसर बढ़े, उसके बाद वहां के लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो हमारे हक की बात हो रही है। तो जब तक 370 और जो वहां की कुछ फैमिलीज थी, उन्होंने ये सब कुछ कश्मीरियों से दूर रखा था, उनके हकों को पाने से दूर रखा था, और वो हमने हटा दिया। हमने वो अब जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे दिल्ली में डेवलपमेंट होगी, जैसे मुंबई में डेवलपमेंट होगी, जैसे यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी होगी। तो हमने सबको बराबर कर दिया और उसका असर दिख रहा है। आप देखिए, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। नहीं तो मुझे याद है कि जुमे की हर नमाज के बाद वहां पे पत्थरबाजी होती थी। पिछले 3 साल से, चौथा साल चल रहा है, एक भी नहीं। ऐसा ही है, नो डाउट चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये चेंज सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो सच में कुछ देखना चाहते हैं अच्छा, वरना लोग अभी भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं यहाँ पे, जो आज से बहुत टाइम पहले होता था। खैर, कमिंग बैक टूवर्ड्स माय क्वेश्चन, मैंने आपसे सवाल किया था टेरर के हवाले से। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान अगर इस टेरर को किसी कंक्लूजन की ओर लेके जाना अगर चाहता है, तो अदर देन ब्लेम गेम, कि अब हिंदुस्तान ने कर दिया, अब यूएसए ने कर दिया, फला ने कर दिया, फला ने, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ एक है, आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। टेररिस्ट टेररिस्ट ही होता है, वो चाहे कहीं का भी हो, वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो। अगर आप उन्हें टेररिस्ट मानते हैं तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, उनका खात्मा। तो पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की फौज को यह तय करना है। लेकिन मुश्किल क्या है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि उन्हें खड़ा तो इन्होंने ही किया था ना। तो अपनी ही खड़ी हुई चीज को तबाह करने में बहुत मुश्किल लगती है, उन्हें रोकने में बहुत मुश्किल लगती है। मैं आपको हिलेरी क्लिंटन की वो बात याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही थी कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार वो पड़ोसी को ही डसे, वो कई बार आपको भी डसेगा। तो वो सांप अब आपको हाँ, डस रहा है। आस्तीन का भी निकल आता है। नहीं, बिल्कुल होता है ये। तो ब्लेम गेम खेलने से बेहतर है पाकिस्तान के लिए, मेरी सलाह है। पता नहीं, खैर मेरी सलाह कोई मायने नहीं रखती, लेकिन नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव मैं देता हूं एज ए इंडियन कि अगर आपको टेररिज्म वाकई आप चाहते हो कि आपको निपटना है, तो आप उनसे बिना कोई शर्त आप उनका खात्मा करें, आप खत्म करिए टेररिज्म को, तभी इसका उपाय है। हमने जम्मू कश्मीर में क्या किया है? हमने जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट को, बिल्कुल आप अगर बंदूक उठाएंगे आपको गोली मारी जाएगी, कोई इसमें वो नहीं है।
आपने अगर निर्दोष की जान ली है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप अगर किसी को मार रहे हैं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो टेररिज्म को खत्म करना है तो उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो यह पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज को तय करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई बातचीत नहीं, उनका खात्मा करिए, तभी उपाय है। और अपने यहाँ जो आप पाल रहे हैं, जो जिनको फंडिंग कर रहे हैं आप, उनको बंद करें, तभी जाके होगा। नहीं तो ये भी कल को सांप बन के फिर डसेंगे आपको। ऐसा ही है सर, और यही सांप बहुत से डसने और आने वाला फ्यूचर जो है खतरे में इसी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को नजर आ रहा है। खैर, थैंक यू सो मच, योर टाइम वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड माय ऑडियंस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली अगर आपका टाइम अच्छा रहा तो हम फर्दर भी सेशंस रखते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जी बिल्कुल। वॉचिंग। मिलते हैं फर्दर जी वीडियोस में, बिल्कुल। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।